एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में। हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन में स्टेप नंबर 3 कर चुके थे। स्टेप नंबर 3 में हमारा एक टॉपिक रह गया था कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। ठीक है, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर में जो है वो किस तरह से हमने रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पर। अब ये समझो, देखो क्या होता है, नॉर्मली हम कंसिडरेशन रिसीव करते हैं कस्टमर से, लेकिन यहाँ पर हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं कस्टमर को। तो अगर हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं कस्टमर को तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर आई कैन रिपोर्ट इट एज परचेज ट्रांजेक्शन, मैं इसको परचेज ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, या फिर इसको मैं रिडक्शन मान लूं सेलिंग प्राइस में से। मैं इसको जो मेरा ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांजेक्शन प्राइस है, उसमें से रिडक्शन मान लो। ठीक है मैम, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमने फॉलो करना है? तो अब इस केस में वो क्या कहते हैं, इफ अ कंसिडरेशन इज पेड टू अ कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर डिस्टिंक्ट, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, तो आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा उस केस में, परचेज कंसिडरेशन ले लो। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, अब जैसे मान लो आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपने क्या किया, मटेरियल कस्टमर ने सप्लाई किया आपको, तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप मटेरियल के लिए कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो उसको परचेज ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, देन ट्रीटेड एज रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब जो भी आपने कस्टमर से रिसीव करना है उसमें से हम अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 पर। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या बात की, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करना किसको मैम, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एलोकेट करना है किस तरह से, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास दो तरह के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ट्रेडर ने कंप्यूटर भी सेल करना है प्लस साथ में टेक्निकल सपोर्ट भी देनी है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आपने दोनों के लिए इकट्ठा $1200 चार्ज किया, यानी कि स्टेप नंबर 2 में आपने पीओ रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में टीपी यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इस $1200 में से आपने कितना एलोकेट किया टू कंप्यूटर और कितना एलोकेट किया टू टेक्निकल सपोर्ट, ये हमने करना है स्टेप नंबर 4 में। और मैम किस बेसिस पे करना है, तो आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे करना है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेटली देते, टेक्निकल सपोर्ट अलग देते कस्टमर को और कंप्यूटर अलग सेल करते, तो उस केस में किस तरह से इसको रिपोर्ट करते। ठीक है, लेट्स से सपोज करो जो ट्रेडर है वो कंप्यूटर अगर सेल करता है तो आपका वो $800 का सेल करता है, टेक्निकल सपोर्ट वो आपकी $400 की देता है, मतलब 1200 आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या हो गया, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो गया 800 एंड 400। ठीक है ना, तो अगर तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, ऑब्जर्वेबल प्राइस देखो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, हम टेक्निकल सपोर्ट देते ही नहीं है कंप्यूटर के साथ, हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट सिर्फ तभी देते हैं अगर कस्टमर कंप्यूटर परचेज करे हमसे। तो देन इन दैट केस क्या होगा, आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑब्जर्वेबल इनपुट से, इनपुट मतलब कॉस्ट कितनी लग रही है उस पीओ को देने में, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को देने में, उससे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अच्छा एक तो सिचुएशन ये होगी, दूसरा क्या है कि मैम कस्टमर डिस्काउंट भी तो दे सकते हैं। अब लेट से सपोज करते हैं कि हम जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं कस्टमर को, वो कंप्यूटर हम सेल करते हैं नॉर्मली $1000 का, और टेक्निकल सपोर्ट सेल कर रहे हैं नॉर्मली, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बात कर रही हूं मैं, 400 का, यानी कि टोटल प्राइस हमारा बना $1400। लेकिन हमने क्योंकि कस्टमर ने दोनों परचेज किया है, कंप्यूटर भी और टेक्निकल सपोर्ट भी, तो दैट्स वाई हमने ट्रांजैक्शन प्राइस तय किया $1200 का। इट मींस ये जो डिफरेंस है 14 माइनस 12, 200 क्या है हमारा डिस्काउंट। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि डिस्काउंट हो,
तो देन इन दैट केस अब ये डिस्काउंट किसको एलोकेट करें? क्या ये सारा का सारा जो डिस्काउंट है वो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट को जाएगा या सिर्फ कंप्यूटर को भी एलोकेट होगा, या दोनों को एलोकेट होगा? द राइट आंसर इज दोनों को एलोकेट होगा। लेकिन मैम किस रेशो में एलोकेट होगा? क्या बेसिस क्या होगा एलोकेशन का? तो जो बेसिस होगा एलोकेशन का वो क्या होंगे? उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोगों को और अपने आप समझ आ जाएगा मैं कैसे बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो अंडरस्टैंडिंग 6 है। अंडरस्टैंडिंग 6 में उन्होंने क्या कहा? श्रेड सेल्स अ मशीन एंड 1 years टेक्निकल सपोर्ट। सो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज मशीन एंड द सेकेंड वन इज टेक्निकल सपोर्ट फॉर $1 lakh, $1 lakh के लिए। The sale of the machine and the provision of technical support have been identified as separate performance obligations. Obviously हमने इसको पहले ही कह दिया कि इसमें दो अलग अलग performance obligations हैं। Shred usually sells the machine for 95,000 but it has not yet started selling technical support. Okay, so ये जो हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। किसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है मशीन का। कितना? $95,000। ओके, बट इट हैज नॉट येट स्टार्टेड सेलिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि जो हम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम ये सेल ही नहीं करते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब अगर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ना कि आपने इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इनपुट्स के थ्रू डिराइव करना है। अब ऑब्जर्वेबल इनपुट्स क्या होंगे? ये देखो, वो कहते हैं अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय श्रेड attract a markup of 50%. It is expected that the technical support will cost 20,000. तो ये क्या है? ये आपके observable inputs हैं for the purpose of calculating standalone selling price of technical support. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका 1 लाख का क्या हो गया? ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसको आपको एलोकेट करना है बिटवीन टेक्निकल सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ मशीन। और उसके बाद जो है आपने उससे भी पहले स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है टेक्निकल सपोर्ट का। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मशीन का तो ऑलरेडी गिवन है $95,000। टेक्निकल सपोर्ट का आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करोगे? देखो ऑब्जर्वेबल इनपुट्स कितने हैं? 20,000 के। नॉर्मली आप इसको कितने मार्कअप पे सेल करते हो? 150% के मार्कअप पे। उन्होंने कहा ना मार्कअप ऑफ 50, तो 20,000 का 150% कितना हो गया? 30,000। यानी कि टोटल जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी हुई? मशीन की वैल्यू हुई 95,000, या मैं इसको यहां पर लिख ली हूं टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 95,000 की मशीन प्लस 30,000 का आपका टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, कितने का हो गया? ये 1,25,000 हो गया। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा हुआ है वो कितने का हुआ है? 1,25,000। ओके, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कितने पे ट्रेड किया? 1 लाख पे। इट मींस देयर इज सम डिस्काउंट एलिमेंट। ठीक है, देखो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 1,25,000 आ रही है, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है? आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है 1 लाख। इट मींस देयर इज अ डिस्काउंट एलिमेंट, और वो डिस्काउंट कितना है? 1,25,000 जितना बनता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से, माइनस जितने पे आपने ट्रेड किया, 25,000 का आपने डिस्काउंट ट्रेड किया। अब इस केस में मैम ये जो डिस्काउंट है ये हम मशीन को एलोकेट करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट को एलोकेट करेंगे, दोनों को करेंगे। किस रेशो में करेंगे? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में। ठीक है ना, तो आप लोग पहले क्या करो, जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो कैलकुलेट करो। डिस्काउंट परसेंटेज टोटल कितना है? 25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100
20% आ गया। यानी कि अब आपका जो मशीन का प्राइस बनेगा, कितना प्राइस है आपका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 95,000, उसमें से माइनस किया 20% डिस्काउंट, कितना आया 95,000 माइनस 20% इक्वल्स टू 76,000। और उसके बाद जो टेक्निकल सपोर्ट का सेलिंग प्राइस है वो कितना है 30,000, इसमें से माइनस किया 20% का डिस्काउंट इक्वल्स टू 30,000 माइनस 20% का डिस्काउंट 24,000, और टोटल प्राइस कितना हो गया 76 प्लस 24 इक्वल्स टू 1 लाख। 76 प्लस 24 इक्वल्स टू 1 लाख आपका टोटल प्राइस हो गया। मतलब ये जो टोटल डिस्काउंट है 25,000 का, जो टोटल परसेंटेज है ना, मैंने उसी सेलिंग प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पर ही एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब हमने डिस्काउंट को भी एलोकेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है आपका रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो अगेन एक बार सारे स्टेप्स रिपीट करते हैं। सारे स्टेप्स में आपने स्टेप 1 में क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। सेकंड, दूसरे में देखा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं है। थर्ड में देखा कि ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो कैसे डील करेंगे, नॉन कैश कंसीडरेशन है तो कैसे डील करेंगे, कंसीडरेशन अगर हम पे कर रहे हैं कस्टमर को तो किस तरह से डील करेंगे। फोर्थ है हमारा कि अब इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कैसे करना है बिटवीन 2 और मोर देन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, अब हमने करना है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। फाइनली स्टेप 5 पर आ गए हम लोग। देखो स्टेप 5 में आपका ये रूल है कि आपने ट्रांजैक्शन प्राइस जो एलोकेट किया, अब रेवेन्यू सिर्फ एक शर्त पर रिकॉग्नाइज होगा IFRS 15 के अकॉर्डिंग। कब, जब आपने वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट करके दे दिया। अब हम यहां पर समझेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन सा, विच इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और विच इज सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या हुआ, मैंने गुड्स और सर्विसेज नहीं कहूंगी मैं यहाँ पे, गुड्स मैंने पास कर दिए, मतलब कि कंट्रोल पास ऑन हो गया फ्रॉम बायर टू सेलर। देन एट दिस मोमेंट ओनली, जब कंट्रोल पास ऑन हुआ तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब धीरे धीरे करके हो रहा है। अब जैसे मैं आपका जो ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस किया, जब आप मशीन का कंट्रोल आ जाएगा फ्रॉम बायर टू सेलर, तो जो ये मशीन की 76,000 की कंसीडरेशन है ना, ये आप तभी रिकॉग्नाइज कर दोगे जब आपने कंट्रोल पास ऑन किया। लेकिन टेक्निकल सपोर्ट तो धीरे धीरे करके दोगे ना, एक ही झटके में थोड़ा ना दे सकते हैं। तो दैट्स वाई ये जो 24,000 है ये आप धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है ना, तो अब देखो, तो यहां पर स्टेप नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। हमने गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं या सर्विसेज दे दी हैं, सिर्फ तभी हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, पहले नहीं रिकॉग्नाइज करना। An entity must determine at the contract inspection whether it satisfies the performance obligation over time और सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम। वो स्टार्ट में ही देख लेगी कॉन्ट्रैक्ट के कि ये कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ओवर द पीरियड वाली है या एट अ पॉइंट इन टाइम वाली है। ठीक है ना, क्या मैम दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा? हाँ जी बिल्कुल, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। तो IFRS 15 states that an entity satisfies the performance obligation over time if one of the following criteria is met. क्या? The customer simultaneously receives and consumes the benefit. मैम अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो ओवर टाइम वाला है या एट अ पॉइंट इन टाइम वाला है? तो देखो यहाँ पर उन्होंने बात की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाली। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाली। यहाँ पर हमें वो क्राइटेरियाज दे रखे हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कब होगा। द कंज्यूमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स द एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी।
अब क्या है कि कंज्यूमर्स को जो कस्टमर है उसको साथ साथ बेनिफिट मिल रहे हैं, तब मैं ये मानूंगी कि वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है. The entity's performance creates or enhances an asset that customer controls as the asset is created. जो asset already control में है कस्टमर के, वो क्या हो रहा है, साथ के साथ enhance हो रहा है जैसे जैसे हम उसको सपोर्ट देते जा रहे हैं, या वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे जैसे हम सेटिस्फाई करते जा रहे हैं. द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन अल्टरनेटिव एसेट. कंप्यूटर के साथ टेक्निकल सपोर्ट देने से आपके पास एक और कंप्यूटर नहीं बन जाएगा. एसेट आपका वही रहेगा, बट उसका जो बेनिफिट है वो इनहैंस होता रहेगा. तो इफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो देन इन दैट केस द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओवर टाइम. जैसे 12 मंथ्स की टेक्निकल सपोर्ट है ना, तो आप रेवेन्यू भी एकदम 12 मंथ से पहले या 12 मंथ्स के बाद रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ रिकॉग्नाइज करोगे. कैसे? अंडरस्टैंडिंग 7 से समझते हैं. अंडरस्टैंडिंग 7 में उन्होंने क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग 7 है आपकी ये देखो, ऑन 1st of January 2001 E enters into a contract with a customer to provide monthly payroll services. monthly payroll services provide करनी है. कितने चार्जेस लिए हैं? 1,20,000 के चार्जेस लिए हैं. अब अगर हमारा ईयर एंड होता है 30 जून को, तो हम किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? देखो, सर्विसेज दी कब है? जैन में शुरू की हैं, तो इसका मतलब जब हमारा ईयर एंड होगा, हम कितने मंथ्स की सर्विसेज दे चुके होंगे? 6 मंथ्स की सर्विसेज हम दे चुके होंगे, है ना, फ्रॉम जनवरी टू जून. तो आप 1,20,000 में से, ठीक है, आप 1,20,000 में से सिर्फ 6/12 यानी कि 60,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे. बैलेंस 60,000 का रेवेन्यू कब होगा? जब आप नेक्स्ट ईयर में उसको दे दो. ठीक है, तो ये एग्जांपल था कंसीडरेशन या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अंडरस्टैंडिंग 8 आप लोग एक बार कर लेना. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस मेजर कैसे करनी है कॉन्ट्रैक्ट की. ठीक है, जो धीरे धीरे, अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम उसको कैसे शो कर रहे हैं? हम उसको शो कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है. जैसे इसमें तो मुझे साफ साफ पता लग गया ना कि टोटल 12 मंथ्स की सर्विसेज में से मैंने 6 मंथ्स की सर्विसेज दे दी है, बट यहाँ पर प्रोग्रेस कहीं पर मेजर करना मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए 2 मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड और इनपुट मेथड. वो हमने किस तरह से करना है अब हम ये सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू.